अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं कैश बुक और फाइनेंशियल ऑडिट पे। तो आप देखिए, पहला ही क्वेश्चन है, कैश बुक मेंटेन्स। आपको बोल रहा है कैश बुक क्या मेंटेन करता है। कैश बुक क्या मेंटेन करता है? ऑल कैश परचेज एंड सेल्स, ऑल कैश सेल्स, ऑल कैश पेमेंट्स, ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स। राइट आंसर इज ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स। अब कोई बच्चा बोलेगा ऑल कैश परचेज एंड ऑल कैश सेल्स क्यों नहीं आएगा? ऑल कैश सेल्स एंड ऑल कैश परचेज वो तो बिल्कुल कैश बुक में पहले आता है, लेकिन कैश बुक में परचेज और सेल के रिलेटेड ही नहीं आता है। बिजनेस को एक्सपेंस भी करनी होती है, सैलरी पेमेंट करनी होती है, वेजेस की पेमेंट करनी होती है, और कुछ कमीशन मिलता है, कमीशन हम देते हैं। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर होता है, वहाँ से पैसा होता है, वो रिकॉर्ड करते हैं। मीन्स बिजनेस में जो भी पैसा आता है, कैश जो भी आता है, चाहे हम सेल करें वहाँ से पैसा आएगा, चाहे हम ओल्ड फर्नीचर सेल करें वहाँ से पैसा आएगा, चाहे कोई हमें कमीशन दे वहाँ से पैसा आएगा। कोई भी पैसा जो बिज़नेस में आएगा वो कैश बुक में आता है। और जो भी पैसा बिज़नेस से जाएगा, चाहे हम परचेजेस करें, चाहे हम लैंड खरीदें, चाहे हम मशीनरी खरीदें, चाहे हम सैलरी की पेमेंट करें, चाहे एडवर्टीजमेंट की पेमेंट करें, जितना भी पैसा जाएगा वो कैश बुक में आएगा। सो द अप्रोप्रिएट एंड द कंप्लीट आंसर इज ऑल कैश रिसीट्स एंड ऑल कैश पेमेंट्स इज द राइट आंसर। यहाँ देखें आप, if the debit as well as credit aspects of a transaction are recorded in cash book, it is called। आपको पूछा गया है कि अगर हम कैश बुक की बात कही है इन्होंने, अगर कैश बुक में हम डेबिट एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन और क्रेडिट, एक ट्रांजैक्शन के एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, कुछ ना कुछ डेबिट जाता है, कुछ ना कुछ क्रेडिट जाता है, अगर हम वो दोनों कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे उसको क्या बोलते हैं? उसे कंट्रा एंट्री बोलेंगे, कंपाउंड एंट्री बोलेंगे, ओपनिंग एंट्री बोलेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री बोलेंगे। उसे कंट्रा एंट्री बोलते हैं। कंट्रा एंट्री बोलते हैं जब हम एक ट्रांजैक्शन की दोनों एस्पेक्ट्स एक ही जगह रिकॉर्ड करेंगे, और यूजुअली वो कैश बुक होता है, उसे कंट्रा एंट्री बोलते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगी, विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक। अब बैंक से हमने 5,000 लिए, जब हम कैश बुक खोलेंगे ना, वहाँ पे कैश कॉलम भी है, बैंक कॉलम भी है, कैश कॉलम भी है, बैंक कॉलम भी है। बैंक से पैसा निकलेगा 5,000, लेकिन कैश में वो पैसा 5,000 आएगा। मीन्स हमने डेबिट भी यही किया, हमने क्रेडिट भी यही किया कैश बुक में। इसी एंट्री को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। सो द राइट आंसर इज कॉन्ट्रा एंट्री। यहाँ देखें, ऑन 1 अप्रैल 2020 बैलेंस ऑफ कैश कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज 40,000। बोला गया है कैश बुक के कैश कॉलम में बैलेंस है 40,000। आफ्टर रिसीविंग इंटरेस्ट ऑफ 800 फ्रॉम बैंक, कुछ हमने इंटरेस्ट दिया है, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है 800 का। विड्रॉ हमने पैसा किया है बैंक से 8,000। परचेज हमने की है 15,000 की, लेकिन उस पे 10% का डिस्काउंट मिला है। अब आपको पूछा गया है कैश बैलेंस क्या है। आप जानते हैं कैश बुक में कैश कॉलम भी होता है, बैंक कॉलम भी होता है। आपको कैश बैलेंस पूछी है, कैश बुक के कैश कॉलम की बैलेंस पूछी है, लेकिन बैंक कॉलम जो है ना उसकी बैलेंस नहीं पूछी है। आपको खाली कैश कॉलम की बैलेंस निकालनी है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान दें। एग्जाम में JKSSB यही ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। अब हमें क्या निकालना है? हमें कैश कॉलम की बैलेंस तो निकालनी है ना, कैश कॉलम की बैलेंस। लेकिन पहले इन्होंने बोला एट द बिगिनिंग हमारी कैश कॉलम की बैलेंस थी 40,000। क्या थी? 40,000। फिर क्या हुआ है? आफ्टर रिसीविंग इंटरेस्ट ऑफ 800 फ्रॉम बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है, लिया नहीं उसने, हम अच्छी बात है उसने दिया है, हमें इससे फ़ायदा होगा। बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है 800। अब आप मुझे बोलिए, जब आप कैश बुक को खोलेंगे वहाँ पे कैश कॉलम भी है, बैंक कॉलम भी है, कैश कॉलम भी है और बैंक कॉलम भी है। आप इस 800 इंटरेस्ट जो आपको मिला ना,
उसे आप कैश कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे कि बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे? उसे आप डेफिनेटली बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि बैंक का बैलेंस है ना वो बढ़ गया, हमें वहाँ से इंटरेस्ट मिला, लेकिन कैश कॉलम में उसे आप कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए इस 800 का यहाँ पे कुछ नहीं होगा। 800 दूसरी जो इसने बात की है, 800 इंटरेस्ट मिला है, उसको कैश कॉलम से कोई वास्ता नहीं है, उसको कैश कॉलम से कोई वास्ता नहीं, उसको बैंक कॉलम से वास्ता है। तीसरी बात इन्होंने बोली है, हमने विड्रॉ किया है 8000 फ्रॉम बैंक। बैंक से अब हमने पैसा निकाला है, बैंक से पैसा निकाला है, तो क्या होगा, जब हम अपने ऑफिस में आएंगे वहाँ पे कैश बुक को खोलेंगे, एक अकाउंटेंट कैश बुक को खोलेगा, वहाँ पे कैश कॉलम भी है, बैंक कॉलम भी है, लेकिन हालात क्या हुए हैं, हमने बैंक से पैसा निकाला है 8000, हम ये बैंक में माइनस करेंगे, पैसा तो निकला ना, 8000 वहाँ से निकलेगा, 8000 निकलेगा, लेकिन ये कैश है ना, कैश ये बिजनेस में आया, बिजनेस में ये कैश आया, इसको कैश कॉलम में भी ऐड करेंगे 8000, क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। मैंने आपको बोला ना, जब कैश और बैंक इकट्ठे आता है वहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री बनती है। कैश बुक में हम डेबिट एस्पेक्ट भी रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट एस्पेक्ट भी रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए हम बैंक कॉलम में इसको विड्रॉ करते हैं, इसको गिराएंगे बैंक कॉलम से, 8000 को माइनस करेंगे, लेकिन कैश कॉलम में इसी 8000 को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे भी ऐड होगा, क्योंकि हमें तो लास्ट में कैश कॉलम के, कैश बुक के कैश कॉलम की बैलेंस निकाली है ना, 8000 ऐड होगा। आया आपको समझ में? 8000 ऐड होगा। अब तीसरी बात क्या हुई है, तीसरी बात क्या हुई है, हमने परचेजेस की हैं, क्या की हैं, परचेजेस 15000, हमने परचेज जब की, परचेज जब करता है ना इंसान, वहाँ पे क्या करना होता है, वहाँ पे पैसे देने होते हैं उस बंदे को। आप जाओगे मार्केट, वहाँ से दुकानदार से जैकेट मांगोगे, जैकेट तो वो देगा, लेकिन आप क्या दोगे, यहाँ से आप पैसे दोगे। वैसे ही बिजनेस वाले गए किसी शॉप पे, वहाँ से परचेज की 15000 की, मीन्स पैसा जा रहा है, हमें तो यही निकालना है ना, कैश की बैलेंस क्या रहेगी। लेकिन क्या हुआ है, जब हमने पैसे थमाने की कोशिश की, उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम अब 15000 नहीं लेंगे, आपको 10% का कैश डिस्काउंट मिलता है। तो 15000 को जब हम, ये है ना 15000 को जब हम माइनस करेंगे ना 10% डिस्काउंट, माइनस करेंगे 10% डिस्काउंट, वो देखते हैं हमें कितनी पेमेंट करनी है। 15000 को जब हम माइनस करते हैं 10%, वो बन जाता है 13500, मीन्स 13500 की पेमेंट हमें करनी है, वो भी कैश फॉर्म में। यहाँ पे कैश पे इफेक्ट आएगा, हम माइनस करेंगे 13500, क्योंकि हमने परचेजेस की, हमने पेमेंट की, तो जो बचेगा वो हमारे कैश बुक में कैश कॉलम की बैलेंस निकलेगी। अब देखिए, आप 40000 को ऐड करेंगे 8000, वो आता है 48000, इसको लेस करेंगे जो पेमेंट की परचेज के लिए 13500, वो आता है 34500। 34500 हमारे कैश कॉलम में बैलेंस निकलेगी। तो देखते हैं किसी जगह 34500 है, बिल्कुल है, सो दिस इज द राइट आंसर। 34500 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन की टेक्निकलिटी है, 800 सारे बच्चे इसको ऐड करते कैश में भी, लेकिन ये बैंक का मामला है, इसको बैंक में ही डालना है, आपको ख्याल रखना है कैश कॉलम में क्या आएगा, बैंक कॉलम में क्या आएगा, उसी के हिसाब से आपको चलना है। सो द राइट आंसर इज 34500। यहाँ देखें, इम्प्रेस्ड अमाउंट ₹5000, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रिम्बर्समेंट, इसका पूछा है, रिम्बर्समेंट का अमाउंट क्या होगा। इफ द फॉलोइंग एक्सपेंस इनकर्ड बाय द पिटी कैशियर, कितना एक्सपेंस किया है इसने, 14500, टिफिन 1050, स्मॉल रिपेयर्स 500, जनरल एक्सपेंसेस 400। आपको पता है कैश बुक हम बनाते हैं बिजनेस में, क्या बनाते हैं, कैश बुक, और हम पिट्टी कैश बुक भी बनाते हैं। ये क्यों बनाते हैं पिट्टी कैश बुक, इसमें भी कैश का पेमेंट हम रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन स्मॉल जो हमें पेमेंट्स करनी होती है ना, स्मॉल पेमेंट्स, उनके लिए हम पिट्टी कैशर को रखते हैं और वो मेंटेन करता है पिट्टी कैश बुक। अब क्यों करते हैं उसको, क्यों नहीं कैश बुक में ही ऐड करते हैं, क्योंकि अगर हम पिट्टी एक्सपेंस को भी कैश बुक में डालेंगे ना, कैश बुक बहुत बड़ा बन जाएगा, इसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शंस एंटर होगी। इसका लोड कम करने के लिए हमने पिट्टी कैश बुक मेंटेन किया है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और इसके लिए इसको जिम्मेदार ठहराते हैं पिट्टी कैशर को।
अब ये पेटी कैशर है ना, इसको हर महीने इम्प्रेस्ड सिस्टम की बात कहती हूँ। इम्प्रेस्ड सिस्टम इन्होंने फॉलो किया है, वो क्या होता है, इसको हर महीने पहली डेट पे इक्वल अमाउंट मिलता है और उसी के हिसाब से ये एक मंथ की पेमेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको 1 जैन पे 5000 दिए, इसको बोला जितना भी आपको एक्सपेंस लगेगा, जैसे स्टेशनरी पे स्टेपलाइजर की पिंस होगी, टी होगा, चाय इन्होंने पी ली, कुछ वेजेस हो गए, छोटे मोटे छोटे छोटे एक्सपेंस जो होंगे ना, टिफ़िन का एक्सपेंस हुआ, वो आप कर लेना। फिर जब 1 फ़रवरी आएगा ना, उस पे हम आपको फिर से पैसे देंगे 1 महीने के लिए, लेकिन पहले देखेंगे आपको कितना एक्सपेंस हुआ है। मीन्स इसको 1 जैन पे भी 5000 होगा, 1 फ़रवरी पे भी 5000 होगा, 1 मार्च पे भी, हर महीने के पहले डेट पे इसको इक्वल अमाउंट होना चाहिए। यही इम्प्रेस्ड सिस्टम का मतलब होता है, हर महीने इक्वल अमाउंट होना। अब देखिए, अगर इसने 5000 लिए जनवरी को, 1 जैन को, इसको 3000 का खर्चा हुआ, 3000 का खर्चा हुआ। अब इसको 1 फ़रवरी को फिर से 5000 होने चाहिए। इसको कितना है, इसको तो 2000 है, इसने तो 3000 खर्च किए ना, इसको 2000 है, होने कितने चाहिए अब, 5000। इसको कितना देगा बिजनेस और पैसे, 3000। मीन्स जो इसका एक्सपेंस हुआ ना, वही इसको फिर से मिलेगा, इसको फिर से 5000 बन जाएंगे। यही इम्प्रेस्ड सिस्टम का मतलब होता है। अब देखिए, यहाँ पे इसको 5000 दिए थे, एक्सपेंस कितना हुआ, 1450 प्लस 1050 प्लस 500 प्लस 400, वो कितना आएगा, पहले एक्सपेंस को जोड़ते हैं। 1450 प्लस 1050 प्लस 500 प्लस 400, वो आता है 3400। 34 इन सब एक्सपेंस का ऐड आता है। देखिए, 5000 इसके पास थे, 3400 इसने एक्सपेंस किए, वहाँ पे बचता कितना है, वहाँ पे बचेगा 5000 को जब हम माइनस करेंगे 3400, वहाँ पे बचेगा 1600। अब इसको 31 जनवरी, जब जैन आया ना, इसका लास्ट डेट आया ना, शाम को ये बोल रहा है अपने मालिक को कि ए मालिक, जो आपने हमें 5000 दिए थे, उसमें इस महीने को 3400 खर्चे हुए, मेरे पास खाली अब 1600 है, कल से नया मंथ स्टार्ट हो जाएगा, दैट्स 1 फ़रवरी आएगा कल। इसको बोलता है मालिक, कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से 3400, ये जो एक्सपेंस हुए थे, जो आपका पैसा बाहर निकला, जो आपका पैसा एक्सपेंस हुआ, जो पैसे की पेमेंट आपने की, वो मैं आपको फिर से दूंगा। अब आप देखिए, जब 1600 को वापस वो पैसे जोड़ेंगे, जो इसको मालिक देगा 3400, इतना तो एक्सपेंस हुआ था ना, वो वापस 5000 आएगा। सो द राइट आंसर इज 3400। आपको एक ट्रिक याद रखनी है, जो एक्सपेंस होता है ना, वही इसको वापस मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके जेब में 10 रुपये हैं, आपने 2 खर्च किए, आपको अब 8 हैं, मैंने आपको फिर से 2 दिए, आपको फिर से 10 हो गए, आपको फिर से 10 हो गए। मीन्स जो आपने खर्च किए थे, जब आपको वही वापस मिलेगा ना, उतना बराबर वो अमाउंट, आप पहली पेमेंट पे वापस आ जाएंगे, पहले पैसे पे वापस आ जाएंगे। वैसे इसने 3400 का एक्सपेंस किया, इसको 3400 वापस मिलेंगे, इसको 5000 फिर से बन जाएंगे। एंड दिस इज द प्रोसीजर फॉर इम्प्रेस सिस्टम। सो द राइट आंसर इज 3400। यहाँ देखें, when a check deposited into bank is dishonored by bank, is dishonored, it will be recorded in cash book in। आपको पूछा गया है कि एक चेक आपने डिपॉजिट की बैंक में, लेकिन जब बैंक ने उसे रिसीव करने की कोशिश की, वो डिसऑनर्ड हुई। मतलब जब बैंक ने उस चेक से पैसा रिसीव करने की कोशिश की, उस अकाउंट होल्डर के अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, फ्रॉड चेक दी है, उसमें पैसा ही नहीं था। इट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में आप इसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैश कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे कि बैंक कॉलम में, और कैश कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे क्या डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में। अगर बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे क्या डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में। आप देखिए, जब कस्टमर हमारे ऑफिस पे आया ना, ऐसे मैं आपको दिखाऊंगी, जब कस्टमर हमारे ऑफिस पे आया ना, इसने हमें चेक दी, अब हमें मत ना पता ये डिसऑनर्ड है, तब हम कैसे लेते हैं। जब पहले बंदे को पता होगी ये डिसऑनर्ड है, वो कैसे लेगा, वो तो उसको उसी टाइम नहीं छोड़ेगा, बोलेगा ये क्या चीट वाली चेक्स देता है, फ्रॉड वाली चेक्स देता है।
ये बैंक पे पता चलता है। ये हमारा कैश कॉलम है, ये हमारा बैंक कॉलम है, ये हमारा कैश कॉलम है, ये हमारा बैंक कॉलम है। जब हमने चेक ली होती, हम उसी टाइम अपने अकाउंटेंट को बोलते ये ले ये चेक, इसको कैश कॉलम, इसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर। कैश बुक में क्या होता, हम उसी टाइम बैंक की बैलेंस को बढ़ाते, हम उसको डेबिट करते जैसे 5,000 की चेक दी। अभी हम बैंक पे नहीं गए, लेकिन हमें विश्वास है कि इसने पैसे दे दिए, ये तो अगर हम अभी जाएंगे बैंक पे, अभी हमारे बैंक में हो जाएगा ऐड, कल जाएंगे तो कल मिलेगा, हमें मत पता है अंदर से ये डिसऑनर्ड है। अब क्या हुआ, जब बैंक पे गए ना, वहाँ पे ये डिसऑनर्ड चेक है। जिस एम्प्लॉय को हमने बैंक पे भेजा था इसको डिपॉजिट करने के लिए, वो 1 घंटे के बाद आ रहा है वापस, बोल रहा है जो आपने ये चेक दी, अपने ओनर से बोल रहा है जो चेक दी वो डिसऑनर्ड हुई। वहाँ पे बैंक वालों ने बोला इस अकाउंट में कोई पैसा ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम अकाउंटेंट को बोलेंगे जो ये बैंक का अमाउंट आपने बढ़ाया था, जो बैंक की बैलेंस बढ़ाई थी, इसको वापस गिरा दो, इसको वापस डिडक्ट कर लो, क्योंकि इसमें से पैसा रिसीव नहीं हुआ है, ये फ्रॉड वाली चेक है, ये डिसऑनर्ड चेक है। तो वो क्या करेगा, वो बैंक कैश बुक खोलेगा, वहाँ के बैंक कॉलम में क्रेडिट करेगा वापस 5,000, पहले ऐड हुआ था ना, अब फिर से गिराएगा। जब डिसऑनर्ड होती है ना, हम क्रेडिट करते हैं बैंक कॉलम के कैश बुक में, कैश बुक के बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड में हम डिडक्ट करेंगे इसको। तो आप देखिए बैंक कॉलम क्रेडिट साइड में किस जगह आएगा, बैंक कॉलम ऑन क्रेडिट साइड इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहां देखिए आप, डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इन कैश बुक शोज, बोल रहा है डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इन कैश बुक शोज, वो क्या टोटल कैश डिपॉजिट दिखाता है, टोटल अमाउंट विड्रॉन दिखा रहा है, डिपॉजिट बैलेंस इन द अमाउंट दिखा रहा है कि ओवरड्राफ्ट दिखा रहा है, आपको बोलना है ये क्या दिखा रहा है। देखिए अगर हम आपको डेबिट बैलेंस पूछी है, बैलेंस इन होल इन शॉर्ट फिर टोटल का होता है। अगर आपने बैंक में 10,000 की डिपॉजिट्स की थी, 10,000, कुछ दिन के बाद आपने वहाँ से 2,000 निकाले, माइनस किया 2,000, अब बचा कितना, 8,000, बचे 8,000। तो यही पूछ रहा है आपको, डेबिट बैलेंस ऑफ अ बैंक इन कैश बुक शोज, आपको बोला है आपकी बैंक की बैलेंस है डेबिट, एक क्रेडिट नहीं बोल रहा। अगर क्रेडिट बैलेंस होती ना हमारी बैंक कॉलम में कैश बुक में, वो ओवरड्राफ्ट होता है। इसने पूछा है आपको डेबिट साइड ही ज़्यादा है, ऐसे मैं आपको दिखाऊंगी, ये कैश बुक है लेकिन इस टाइम हम खाली बैंक कॉलम बनाएंगे, बैंक की बात है ना, बैंक कॉलम है ये, बैंक कॉलम है ये। 10,000 हमने पहले डिपॉजिट किए थे तो डेबिट साइड में आएगा, 2,000 निकाले, अब कितना बचा, यहाँ से तो 10 है, यहाँ से तो 10 है, यहाँ से तो यहाँ भी 10 करना है क्योंकि बैलेंस कर रहे हैं, तो बचा कितना, 8,000। यहाँ से ये डेबिट बैलेंस है, यहाँ पे 8,000 लिखेंगे, बैलेंस कैरी डाउन। तो क्या दिखाता है, ये दिखाता है डिपॉजिट बैलेंस इन टोटल हमारी कितनी है, डेबिट बैलेंस दिखाता है टोटल डिपॉजिट बैलेंस अब हमारी कितनी है। 10,000 पहले थी, 2,000 निकाले, अब टोटल में जो हमारा डिपॉजिट है ना उसी को कहते हैं टोटल डिपॉजिट। तो अब 8,000 है, लेकिन ये क्या है, ये डेबिट बैलेंस है, इसे कहते हैं डेबिट बैलेंस। यही पूछा है, डेबिट बैलेंस आपको क्या दिखाएगी, वो दिखाएगी डिपॉजिट बैलेंस अमाउंट इन द बैंक। डिपॉजिट टोटल कैश नहीं दिखाएगी, टोटल अमाउंट नहीं दिखाएगी विड्रॉन, ये दिखाएगी टोटल डिपॉजिट बैलेंस अमाउंट इन द बैंक। सो दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में क्या रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट, बैड डेट्स, क्रेडिट परचेज, ऑल ऑफ द अबव। अगर आपको याद हो, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसी भी जगह रिकॉर्ड नहीं होता, तो कैश बुक में कैसे होगा। बैड डेट्स मीन्स हमने डेटर्स को माल बेचा था लेकिन वो ऐसे लोग हैं वो अब पैसे नहीं दे रहे हैं, जब पैसे नहीं दे रहे हैं, कैश नहीं आ रहा है बिजनेस में, इसको कहाँ दिखाएंगे, इसको कैश बुक में तो नहीं दिखाएंगे। कैश बुक में होता है कैश का आना, कैश का जाना। क्रेडिट परचेज, हमने परचेजेस की हैं लेकिन पेमेंट नहीं दी उस बंदे को, जब पैसा ही बिजनेस से वापस, पैसा ही नहीं गया बिजनेस से, पेमेंट ही नहीं की, तो इसको कैश बुक में कैसे दिखाएंगे, ये भी नहीं आएगा। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी कैश बुक में नहीं जाएगा। यहां देखिए आप,
इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक इन। आपको पूछा गया है इंटरेस्ट हमें अलाउ किया है बैंक ने, इंटरेस्ट हमें अलाउ किया है बैंक ने, इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? इन कैश बुक। ख्याल रखना है आपको, आपको बोला है अगर बैंक ने इंटरेस्ट दिया है कैश बुक में उसे कहाँ दिखाएंगे? ये कैश बुक है, यहाँ पे दिखाती हूँ, ये कैश बुक है कि नहीं? यहाँ पे कैश कॉलम है, यहाँ पे बैंक कॉलम है, ठीक है, यहाँ पे कैश कॉलम है, यहाँ पे बैंक कॉलम है। इंटरेस्ट बैंक ने दिया है, इंटरेस्ट दिया है, अच्छी बात है। अब आप मुझे बोलिए हम उसको कहाँ दिखाएंगे? डेफिनेटली बैंक की बात है तो बैंक कॉलम में दिखाएंगे, लेकिन क्या डेबिट साइड में दिखाएंगे कि क्रेडिट साइड में? बैंक की बैलेंस बढ़ेगी, उन्होंने इंटरेस्ट दिया है, हमारी वहाँ की बैलेंस बढ़ेगी, तो इसको डेबिट साइड में दिखाएंगे इन बैंक कॉलम। So the right answer is bank column on debit side is the right answer. यहाँ देखें, क्वेश्चन पूछा है कैश बुक इज अ टाइप ऑफ डैश बट कैन बी ट्रीटेड एज डैश ऑफ अकाउंट्स। कैश बुक कोई टाइप है बट कैन बी ट्रीटेड, उसे कुछ और भी ट्रीट किया जा सकता है। नीचे कुछ ऑप्शंस हैं, सब्सिडरी बुक, प्रिंसिपल बुक, प्रिंसिपल बुक, सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक, प्रिंसिपल बुक, प्रिंसिपल बुक। राइट आंसर इज सब्सिडरी बुक एंड प्रिंसिपल बुक। कैसे? कैश बुक जो है ना, कैश बुक, इसे जर्नलाइज्ड, आप याद रखेंगे ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है, इसे जर्नलाइज्ड लेजर भी कहा जाता है। मीन्स ये जर्नल का काम भी देता है, लेजर का काम भी देता है। जर्नल वो चीज़ होती है, कैश बुक क्या है? ये सब्सिडरी जर्नल है, ये सब्सिडरी बुक है, ये स्पेशल जर्नल है। जर्नल वो होता है जिसमें पहली दफ़ा हम रिकॉर्ड करते हैं, तो कैश बुक में भी हम जो कैश के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है वो पहली दफ़ा ही रिकॉर्ड होती हैं। प्रिंसिपल बुक होती है लेजर। अब कैश बुक लेजर कैसे हैं? जब हम कैश बुक को मेंटेन करते हैं ना, हमें लेजर में कैश अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम लेजर में कैश अकाउंट को नहीं खोलते। क्यों? क्योंकि कैश बुक ही हमें कैश अकाउंट का भी काम देता है, तो ये बनता है प्रिंसिपल बुक भी, इसीलिए इसे कहते हैं सब्सिडरी बुक एंड प्रिंसिपल बुक इज द राइट आंसर। यहाँ देखें, सिमिलैरिटी ऑफ कैश बुक एंड जर्नल इज, बोलते हैं कैश बुक और जर्नल की क्या सिमिलैरिटी है? पहले आपको पता है कैश बुक खुद एक जर्नल है, ये खुद एक सब्सिडरी जर्नल है। अब नीचे कुछ ऑप्शन है, हम देखते हैं सिमिलैरिटी कौन है। रिकॉर्डिंग इन बोथ इज मेड फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट्स। जर्नल में जब रिकॉर्ड होता है ना, पहले सोर्स डॉक्यूमेंट्स को देखा जाता है, तो ये जर्नल के लिए ठीक है। कैश बुक खुद एक सब्सिडरी जर्नल है, इसमें भी सोर्स डॉक्यूमेंट्स को देखना पड़ता है, तो पहली वाली ऑप्शन ठीक है। ट्रांजैक्शंस और रिकॉर्डेड बोथ इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है डेट वाइज, दोनों में डेट वाइज हम रिकॉर्ड करते हैं, ये भी ठीक है। बोथ हैव लेजर फोलियो, बिल्कुल, अगर आपको कैश बुक का फॉर्मेट याद हो, जर्नल का फॉर्मेट याद हो, वहाँ पे दोनों में लेजर फोलियो हम दिखाते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। जर्नल का मैं आपको बोलूँगी, जैसे डेट होता है, ये फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स होते हैं, फिर होता है लेजर फोलियो, फिर होता है डेबिट अमाउंट, फिर होता है क्रेडिट अमाउंट। वैसे ही कैश बुक में भी आता है डेट, पर्टिकुलर्स, फिर आता है लेजर फोलियो, फिर आता है अमाउंट। आया समझ में? दोनों में लेजर फोलियो होता है। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। यहाँ देखिए आप, हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी। इनमें से हम किसको ऑडिटर ऑफ द कंपनी अपॉइंट कर सकते हैं? अपॉइंट कर सकते हैं ऑडिटर ऑफ द कंपनी। नीचे ऑप्शंस हैं, अ पार्टनर और अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, मिस्टर वाई हु ओज 500 टू द कंपनी, मिस्टर ज़ेड द होल्डर ऑफ सीए सर्टिफिकेट। आपको पता है पार्टनर और अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, इसको हम ऑडिटर अपॉइंट नहीं करते, क्योंकि ये अपना ही बंदा जब कंपनी को ऑडिटर होता है ना, वो बायस करता है, चीट करता है, इसीलिए बोलते हैं ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है। ये नहीं होगा। अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जिस बेचारे का दिमाग ही ठीक नहीं होगा वो क्या ऑडिट करेगा? ये भी नहीं है। अ पर्सन हु ओज 500 टू द कंपनी, ये भी नहीं है। मिस्टर ज़ेड हु होल्ड सीए सर्टिफिकेट इज द राइट आंसर। अब सीए सर्टिफिकेट क्या होती है? सीए सर्टिफिकेट होती है चार्टर्ड अकाउंटेंसी की सर्टिफिकेट। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो ना, जिसको पूरा नॉलेज हो अकाउंटिंग की,
और वो होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की सर्टिफिकेट उसको दी जाती है, वही ऑडिटर होता है, उसी को एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकते हैं। सो राइट आंसर इज डी। ये वाला देखिए, मैनेजमेंट ऑडिट इज अदरवाइज कॉल्ड एज, बोलते हैं मैनेजमेंट ऑडिट को हम क्या कह सकते हैं, फाइनल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, एफिशिएंसी ऑडिट, कैश ऑडिट। राइट आंसर इज एफिशिएंसी ऑडिट, क्योंकि मैनेजमेंट ऑडिट जब होता है ना, हम देखते हैं मैनेजमेंट कितनी सक्सेसफुल हुई है अपनी गोल्स, अपने स्टैंडर्ड्स को अचीव करने में, तो इसे एफिशिएंसी ऑडिट भी कहा जाता है। सो द राइट आंसर इज बी। ऑडिटर शेल रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स एग्जामिनेड बाय हिम, बोलते हैं जो ऑडिटर एग्जामाइन करता है ना अकाउंट्स को, इसको रिपोर्ट किन के सामने देनी होती है, शेयर होल्डर्स के आगे, टू द कोर्ट, टू द बैंक, टू द जनरल पब्लिक। राइट आंसर इज टू द शेयर होल्डर्स। अब क्यों देनी होती है शेयर होल्डर्स को ही, आपको पता है एक कंपनी के बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं और सबके सब कंपनी में नहीं होते हैं, क्योंकि जो कंपनीज होती है ना उनको थ्रू आउट वर्ल्ड इंटरनेशनली वो बिजनेस करते हैं। अगर अमेरिका की कंपनी है ना, आप भी उसके शेयर होल्डर्स बन सकते हैं। कैसे? उसकी शेयर्स खरीदने से। लेकिन उसका मतलब ये नहीं ना आप उसके मालिक हैं, अब आप अमेरिका जाएंगे उसको देखने के लिए, नहीं। तो शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कि आप हमारी कंपनी को ये बोलते हैं उसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये बोलते हैं आप हमारी कंपनी को चलाएं। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को चलाते हैं ना, उसके बाद क्या होता है, ये एक ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं कि आप हमारी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करें, आप देखिए ये मत हमें फ्रॉड करते हैं। इसीलिए एक ऑडिटर को रिपोर्ट देना होता है, किसको? शेयर होल्डर्स को। टू द शेयर होल्डर्स इज द राइट आंसर। यहाँ देखें, ऑडिटिंग बिगनस वेयर डैश एंड्स, सेलिंग, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, परचेज, अकाउंटिंग। ये तो आपको पता ही है, जब अकाउंटिंग एंड होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, तो उसके बाद हम ऑडिटर को देखते हैं, ज़रा आप देखिए इन्होंने सारा ठीक किया है कि नहीं। ऑडिटिंग इज कंपलसरी फॉर, ऑडिटिंग किन के लिए कंपलसरी है? ऑडिट पार्टनरशिप फर्म भी कर सकती हैं, बाकी बिजनेसमैन भी कर सकते हैं, लेकिन कंपलसरी मीन्स जिनका करना बहुत ज़रूरी है, अगर वो नहीं करेंगे उन पर पेनल्टी आ जाएगी, वो हैं जॉइंट स्टॉक कंपनीज। ये भी कर सकते कि ये भी कर सकते, अपनी मर्जी है, लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी को बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करवाएं। यहाँ देखिए आप, इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय, बोलते हैं इंटरनल ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, द स्टैट्यूटरी बॉडी। राइट आंसर इज मैनेजमेंट। इंटरनल ऑडिटर को फॉर इंटरनल कंडीशंस चेक करने के लिए उसको मैनेजमेंट ही अपॉइंट करती हैं। सो द राइट आंसर इज मैनेजमेंट। सो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। सो दिस वॉज इनफ फॉर टुडे। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग। स्टे ब्लेस्ड।